This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः भृगुवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध षट्सप्तमी दिनांक 10 डिसेंबर 2021 रसरत्न समुच्चय यंत्र निर्माण यंत्र विधि शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याशकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनः प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो समारब्धा मात्रे याज्ञेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वर अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेक्षत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारं धन्यवेषं नमामि ओम शांति शांति शांति। भाण्डकण्ठा ततश्चिद्रे वेणुनादं निक्षिप्य कांसपात्रद्वयं कृत्वा सम्पुटं जलगर्भितं नालिकास्य तत्र योज्यं दृढं तच्चापि कारयत् रिक्तद्रव्यैर्विनिक्षिप्तः पूर्वं तत्र घटे रसः। ये हो गया था लोहमुषाद्वयं कृत्वा द्वादशाङ्गुलमानुतः ईषच्छिद्रान्विताम् एका तत्र गन्धकसंयुतां मूषाय रसयुक्तायाम् अन्यस्यां तां प्रवेशयेत् तोयं स्यात् सूतकस्य अधः ऊर्ध्वाधो वह्निदीपन। ये भी हुआ था। जलपूर्ण पात्र मध्ये तत्वा घटकर्परं सुविस्तीर्णं तदुपरि विडमध्य गतः स्थाप्य सूतः पृथक् कोष्ठ्यां लघु लोहकटोरिकया कृतशृङ्मृत्सन्धिलेपया आच्छाद्य पूर्वोक्त घटकर्पर मध्ये अंगारे खदिरकोलभवैः स्वेदनतो मर्दनतः कच्छपयन्त्रस्थितो रसो जरति अग्निबलेनैव ततो गर्भे द्रवति सर्वसत्त्वानि। यंत्रं विद्याधरं नेयं स्थालिद्वितय सम्पुटात् चुल्यं चतुर्मुखीं कृत्वा यन्त्रभाण्डं निवेशयेत् तत्र शतं विनिक्षिप्य निरुध्यात् भाण्डकाननं कोष्ठीयन्त्रम् इदं नाम्ना तन्त्रज्ञैः परिकीर्तितम्। ऊर्ध्वं वह्निरधश्चापि आपो मध्ये तु रससंग्रहः सोमानलमिदं प्रोक्तं जारयेत् गगनादिकम्। तो ऊपर अग्नि नीचे जल मध्य तो रस संग्रह बीच में रस संग्रह सोमानल निदम प्रोक्तम तो सोमानल यंत्र कहा जाता है जारयेत गगनादिक। तो अभ्रक वगैरह की इससे जारना होती है। अथ गर्भयंत्रम प्रवक्ष्यामि पिष्टिका भस्म कारकम चतुरंगल दीर्घांतो
त्रिंगुलोन्वित विस्तरां मृण्मयं सुदृढां मूषां वर्तुलं कारयन्मुखम् लोणस्य विंशतिर्भागाः भाग एकस्तु गुग्गुलोः सुश्लक्ष्णं पेषयित्वा तु वारं वारं पुनः पुनः मूषालेपं दृढं कृत्वा लवणार्धं बुर्द्वम्बुभिः कर्षेत्तुषाग्निना भूमौ स्वेदयन् मृदुमानवेत् अहोरात्रं त्रिरात्रं वा रसेन्द्रो वसति। एक अहोरात्र में या त्रिरात्र में इस प्रकार का बताया गया है। पारद की पीठी को भस्म बनाने के लिए गर्भ यंत्र को आगे कह रहे हैं। 6 अंगुल लंबे तथा 2-3 अंगुल चौड़ी गोली मुख वाली एक मजबूत एक मूषा बनावे। इसके बाद 20 भाग लवण तथा गुग्गुल एक भाग और नमक के आधा भाग मुल्तान या चिकनी मिट्टी महीन पीसकर तथा जल से गीला कर अनेक बार मजबूत लेप कर सुखा ले। इसके बाद जमीन के अंदर एक छोटा सा गड्ढा खोद उसमें धान की भूसी भर दे और फिर उसमें उषा को रखकर तथा भूसी को जलाकर नूदों आँच दे। इस प्रकार से एक दिन रात या 3 दिन तुषाग्नि की आँच दे। इससे पारद का भस्म बन जाता है। चतुरंगुल दीर्घांतु त्रिंगुलोन्वित विस्तरा। यहाँ 6 का कहीं नहीं है वर्ण। 4 अंगुल दीर्घ और 3 अंगुल विस्तर मृण्मय सुदृढ़ मूषा वर्तुलन कारयन् मुख और उसका जो मुख है वो वर्तुल इस प्रकार का हो। लोणस्य विंशतिर्भागाः एक भागस्तु गुग्गुलो। तो लोण का मतलब यहाँ इन्होंने लवण पारद कितना लेना है ये तो बताया नहीं। लवणार्थ मृद्वम भी लवण के आधा मृदु और अमृत और पानी ये लेना है। तो तुषाग्नि से भस्म करना ये सब ठीक है, लेकिन पारद कितना लेना है इसके बारे में कुछ नहीं है। और लवणस्य विंशतिर्भागाः भाग एकस्तु गुग्गुलो। लवण का मतलब कुछ अलग है क्या? लोणस्य लवणस्य लोणस्य इत्यत्र लोहस्य इति पाठान्तरं न युक्तं। लवणार्धं ऊर्ध्वं भुवि इति वक्ष्यमाणवाक्यविरोधः। अत्र बारं वेदपदं प्रेषयित्वा तथा पुनः पुनः इति पदं मूषालेपम् इत्यनेन योजनीयं। लवणात् अर्धं मृद्वं भुविः सः अर्थे तृतीया तेन लवणार्धस्य मृद्वं भुवि सह लवणगुग्गुलं प्रेषयित्वा इति तथा व्यवसितभागः लवणापेक्षया मृदोर्धत्वम् इति च बोध्यं। कर्षेत् आतपे शोषयेत्। तो 20 भाग लवण और 1 भाग गुग्गुल इतना ही लेना है और लवण के आधा यानी कि 10 भाग मृत्तिका लेनी है। फिर भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा।
पिष्टिका नष्टप्रीति पिष्टिकृता रसः इत्यर्थः। ये गुगुल और लवण का क्या रोल है? या फिर इसको लेप करने के लिए? अत्र वारं इति पदं पेषयित्वा तथा पुनः पुनरिति पदं मूषालेपनम् इत्यनेन योजनेन। तो सिर्फ लेप के लिए है, अंदर पारद रखना है, कितना रखना है क्या रखना है ये पता नहीं है, और नष्ट पिष्ट पारद रखना है। तो लवण 20 भाग, गुगुल 1 भाग, और सुश्लक्षण पेषण करके पुनः उसमें बार बार लवण का आधा हिस्सा ये मृत्तिका डालनी है और फिर बार बार लेप देते रहना है। कर्षेत आतपे शोषयेत। कर्परम सिक्ता पूर्णं कृत्वा तस्योपरि न्यसेत्, अपरम कर्परम तत्र शनैर्मृद्वग्निना पचेत्, पंचक्षारैस्तथा मूत्रे लवणञ्च बिडं ततः, हंसपाकसमाख्यातं यन्त्रं तत् वार्तिकोत्तमैः। तो सिक्ता पूर्ण कर्पर लेना है, इसके ऊपर अपरम कर्परम तत्र शनैः मृद्वग्निना पचेत्, पंचक्षारैः तथा मूत्रैः लवणञ्च बिडं तथा हंसपाकम्। एक नाद में बालू का चुचुला के ऊपर चढ़ा दे और उसके ऊपर दूसरा छोटा नाद रख दे, इसमें इसके बाद में उसमें पांचों क्षार, सज्जिक क्षार, योग क्षार, टंकन क्षार, पलाश क्षार और तिलक क्षार, मूत्र तथा पंचलवण, सेंधा, सवरचल, सांबर, समुद्र, बीड़, इन सबों को रखकर तथा पकाकर बीड़ तैयार कर ले। यह हंसपाक यंत्र है। सिकता पूर्ण वालका पूर्ण पंचक्षारे एवं मुष्ककम जानाम पलाश तिल ओस तिल तिलशस शायद होगा। क्षारेस्तु पंचभी प्रोक्तम पंचक्षाराभिति युक्त प्राय अस्त्र क्षार क्षारमाहचय्यात् पुत्रस्यापि पंचत्वं बोध्यं तानि च यवामजानां मेषीणां महिषीणां च मिश्रितं मूत्रेण गर्भधिपीनां यत्तन्मूत्रं मूत्रपञ्चकम्। लवणानि चातुर्षट् बोध्यानि रसेन्द्र चिंतामणि संवादात् तत्तु प्रागेव विवृतम्। पंचक्षारितः पंचमूलैः सह लवणानि संयुज्य बीडं पचतीति योज्यम्। यन्त्र एतद् बीडपाकार्थं नेय। तो वालुका के ऊपर ये मूत्र और लवण इनका पचन करना है। सरसा गुण वस्त्रांगुल घनावृतां शोषिता काच कलसीं त्रिषु भागेषु पूरयेत्। भाण्डे वितस्ति गंभीरे वालुका सुप्रतिष्ठिता तद्भाण्डं पूरयेत् त्रिभिः अन्याभिरवगुण्ठयेत्।
पाण्डवक्त्रं मणिकया सन्धिं लिम्पेन् मृदा पचेत् चुल्या तृणस्य चादाहान् मणिका पृष्ठवर्तिनः एतद्धि वालुकायन्त्रं तद्यन्त्रं लवणाश्रय सरसा गूढ़वक्त्रा मृदहस्तांगुल घनावृता शोषिता काच कलश। तो काच कलश का प्रयोग करना है। त्रिषु भागेषु घुरयेत आधी पुरयेत वाटलं होतं नाही पुरयेत गर्भयंत्र हंस्ययंत्र आदि नाम देने के पीछे क्या विचार होगा? अभी तो बताना मुश्किल है इसके बारे में, कुछ ना कुछ तो विचार होगा। वालों का बतरी मुख वाली एक कांच के आतसी शीशी के ऊपर एक अंगुल मोटा कपड़ मिट्टी का लेप बना दे और उसे सुखाकर उसका 3 भाग औषध युक्त पारद से भर दे। त्रिषु भागेषु। इसके बाद उस शीशी को एक वित्ता वालू से भरे, नाद में 3 भाग भर दे और एक भाग खाली रहने दे। इस नाद के मुख को दूसरे नाद से ढक दे तथा कपड़ मिट्टी से संधि बंद कर दे और चूल्हे पर चढ़ाकर कम मृदु मध्य तथा तीक्ष्ण आंच दे। इसको जब तक पाक करे जब तक ऊपर वाले नाद में तृण रखने पर जल न जाए। वालु का यंत्र कहते हैं। वालु के बदले में इस यंत्र में लवण भर दिया जाए तो उसे लवण यंत्र कहते हैं। सरसांगुण वक्त्रां मृद्वस्त्रांगुल घनावृताम्। शोषिता गूढ़वक्त्रा त्रिषु भागेषु पुरयेत् भाण्डे वितस्ति गंभीरे बालका सुप्रतिष्ठिता तद्भाण्डं पुरयेत् त्रिभिः अन्याभिः अवगुण्ठयेत्। भाण्डवक्त्रं मणिकया सन्धिं लिम्पेन् मृदा पचेत्। चुल्यां तृष्णस्य है, तृण का होगा शायद आधा हाथ। मणिका पृष्ठवर्तिना एतद्धि वालुका यंत्रं तद्यंत्रं लवणाश्रय। उसमें मूषा रखनी है। वो 2 प्रकार के फिगर्स यहाँ पे दिखाए है। मूषा का मुख ऊपर आया है, ये भी एक है। मूषा पूरी वालुका में ढकी वालुका से ढकी गई है, ये भी एक। पारद निसर्गात कशा स्वरूपात सापडतो? मूळ प्रवाही स्वरूपात असतो की पाऱ्याचे संयोग असते? त्या काळी त्याने निसर्गातून कसं शोधला असावा? इसका भी जवाब मुश्किल है। ज्यादातर हिंगुल से ही पारद निकाला जाता था। शुद्ध स्वरूप में पारद मिलता है नहीं मिलता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बात सही है कि हिंगुल से पारद निकाला जाता था ऊर्ध्वपातन करने से। और पलटकर सिर के यहाँ भी हमने देखा था, ये जो जानवर इस प्रकार के रहते हैं हंडी जैसा,
तो उसमें नीचे हिंगुल जला के पारद ऊपर मिला था। ये मैंने भी देखा। और 3 भागों में पारद रखना है, लेकिन भाग कितने करने हैं ये बताया नहीं है। त्रिभी अन्या भी अवगुंठे। ज्वालामुखीतून बाहेर पडतो बऱ्याचदा यौगिक असतो हिंगुळ। ज्वालामुखी से द्रव स्वरूप निकलता पारद बाद में वो ठंडा होते होते उसके संयोग बनते। तो ज्वालामुखी से वैसे ही पारद बाहर आता है ये अगर है तो विश्व में काफी जगह ज्वालामुखी है। हमारे यहाँ एक लोणार सरोवर करके है जो इस प्रकार के ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ था। अभी मालूम नहीं वहां हिंगुल मिलता है या नहीं मिलता है इस वजह से। लेकिन मैं न्यूजीलैंड में गया था, वहाँ एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ बहुत सारे वोल्केनो है। हम काफी नजदीक जा सकते हैं उनके। और ये लावारस इस प्रकार का निकलता रहेगा और उसके कई वीडियोस अवेलेबल है। वोल्केनो जब आउटबर्स्ट हो जाता है तो उसके काफी इस प्रकार के वीडियोस अवेलेबल है। तो ठीक है, एक तो ये पता चला कि ज्वालामुखी से निकलता है और पूरे विश्व भर में प्रचलन है। लोणार सरोवर उल्कापातामुळे तयार झाले आहे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कदाचित ये भी होगा क्योंकि बड़ा है सरोवर। एक्चुअली मुझे लगा था कि वोल्केनो से हुआ है, लेकिन अगर उल्कापात से हुआ है तो ठीक है, एक बार देख लेना चाहिए। बाबू चिंचड़े है क्या अभी? उसको पता होगा। उल्कापात इज राइट। तो भारत में कहाँ ज्वालामुखी है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। बिहार के कुछ हिस्सों में मैंने सुना था, अभी मुझे भी पक्का याद नहीं है। तो ठीक है, लेकिन फिर भी अर्थ नहीं लग रहा है। और उसमें आलू का के बदले में लवण भरे तो ये लवण यंत्र हो जाता है। पंचाड़ मालुका पूर्णम भांडे में निक्षिप्य यत्नतः पच्यते रसगोलाद्य मालुका यंत्र मीडितम्। पंचाड़ सरसम पारद गर्भा। अरे वाह। तो रस के साथ इस प्रकार के गुणवक्त्रा संकीर्ण मुखी मृद इति मृद्वस्त्रेण लिप्त वस्त्रेण अंगुलघनम अंगुलमानोच्छेदम तथा यथा तथा भाव त्रिषु भागेषु पूरयेत् पांच रसादिना काचकलशां भागत्रयं पूरयेत् इत्यर्थः। त्रिषु भागेषु इति अवच्छेदे सप्तमी भाण्डे इत्यत्र काचकलशीं स्थापयेत् इति शेषः। वालुकाभिः कियान् भागः पूरयितव्यः इत्यपेक्षायाम् आह तद्भाण्डमिति। त्रिभिः इति भागैः इति शेषः। तृतीया चात्र अभेदे भाण्डस्य भागत्रयम् इत्यर्थः पूरयेत् वालुकया इति शेषः। अन्याभिः वालुकाभिः इत्यथ अवशिष्टांशं पूरयेत् इति शेषः। अवगुण्ठेत्
इत्यस्य मणिकया इत्यादेन सम्बन्धः। मणिकया शरावेण। अयमर्थः संकीर्णमुखी काचकूपिका मृत् वस्त्रेण अङ्गुलोच्छेदम् आलिप्य शोषयित्वा च तस्य भागत्रयं रसेन आपूरयेत्। तत्तो वितस्ति प्रमाण गंभीरे वालुकया विभागपूर्णे भाण्डमध्ये तान् निवेश्य ऊर्ध्वं वालुकया च आच्छादयेत्। ततश्च शरावेण भाण्डवक्त्रं पिधाय मृत्तिकया सन्धिं लिप्त्वा च तावत् क्वचित् यावत् शरावुपरि न्यस्तं तृणं न दहेत्। तुल्यलक्षणत्वात् वालुकायन्त्रप्रसङ्गे लवणयन्त्रमपि अतिदिशति तदिति। ततः उक्तप्रकारयन्त्रं लवणयन्त्रं लवणाश्रयमपि भवति इति शेषः। लवणयन्त्रमपि वालुकायन्त्रवत् भवति। India's only active volcano is located in barren island of Andaman, which is also the only confirmed active volcano in South Asia. Okay. volcano अंदमान मध्ये आहे, बाकी कुठे भारतात नाहीये. ओके. एवं लवण निक्षेपात प्रोक्तम लवण यंत्रकम. तो ये 3 भाग में ये भरना है, भारत भरना है, लेकिन भाग कितने करने हैं? तद्भाण्डं पूरयेत् त्रिभिः अन्याभिः अवगुण्ठयेत्. और वो जो ढक्कन है उसके ऊपर तृण जब तक जलता रहता है तब तक चालू रखने का, जब ये जलना बंद हो जाएगा तो बंद करेंगे. ये भी थोड़ा अजीब है क्योंकि इसमें तो तीव्र अग्नि दिया जाता है, तो तृण तो जलता रहेगा शुरू में, और वो केवल पारा गर्म होकर उसकी उष्णता से ये जलता रहेगा. इस प्रकार से जब ये पारा बनना बंद हो जाएगा. 20 किलो बालू से परिपूर्ण नाद में आतसी शीशी या शराब संपुट में औषध युक्त पारद गोला रख कर उसे सावधानी पूर्वक जिसमें पकाया जाता है उसे बालू का यंत्र कहते हैं. पंचाड़ बालू का पूर्णम भांडे निक्षिप्य यत्नतः तच्चिते रसगोलाद्यं बालू का यंत्र मीरित. एवं लवण निक्षेपात प्रोक्तम लवण यंत्र अंतःकृत रसालेप ताम्रपात्र मुखस्य च लिप्त्वा मृल्लवणेनैव सन्धिं भाण्डतलस्य च तद्भाण्डं पटुना पूर्य क्षारैर्वा पूर्ववर्तते. एवं लवणयन्त्रं स्यात् रसकर्मणि शस्यते. अंतःकृत रसालेप ताम्रपात्र मुखस्य च लिप्त्वा मृल्लवणेनैव. तो ताम्रपात्र के मुख में अंतःकृत रसालेप, अंतर रसालेप इस प्रकार का करना. बाटली मध्ये पारद 1/3 भरणे. लेकिन ये तृतीयांश ऐसा होता है, 3 भाग नहीं कहेंगे एक्चुअली. 2/3 बाटलीचा भाग रिकामा ठेवणे. मूल सूत्र से यह अर्थ नहीं निकल रहा. मुझे भी लगा था इस प्रकार का होगा, लेकिन मूल सूत्र से यह अर्थ निकल नहीं रहा है.
ताम्र के शराव के भीतरी भाग में औषध से ख्यात मर्दित पारद का लेप कर सुखा ले और मजबूत नाद के तल पर उसे अवधा कर नाद तथा शराब के संधि को लवण मृत्तिका लोहनालगतम सूतम अच्छी तरह मजबूत कर दे। इसके बाद उस नाद को नमक तथा किसी क्षार के चूर्ण से भर दे और पूर्वोक्त वालों का यंत्र में बताई हुई विधि से पाक कर। यह लवण यंत्र है और यह लवण यंत्र रसकर्म में प्रशस्त है। तो ताम्र को अंदर पारद से बने लेप देने हैं और उसमें दूसरे शराब में रखना है। पटुना अपूर्य क्षारेर्वा पूर्व और उसमें लवण या क्षार सहसा हा कुपिपक्वाचा नियम आहे। लेकिन इसमें मूल संस्कृत से यह अर्थ नहीं निकल रहा। तृतीय अंशम इस प्रकार से कह देते तो अलग होते। त्रिशु भागेशु पूरयेत, ये 3 भागों में पूर्ण करना है, इस प्रकार का अर्थ आ रहा है। तो देखना पड़ेगा किसी ने बनाया है इस प्रकार से। लोहनालगतम सूतम भांडे लवण पूरिते निरुद्धम विपच्छेद प्रागवन्नालिका यंत्र मीलिता। लोहनालगत लोहे की नलिका में औषध युक्त पारद भरकर उस नाली में एक मजबूत डोर लगाकर तथा बालों का यंत्र की विधि के अनुसार नमक के चूर्ण में रखकर बालों का यंत्र विधि के अनुसार पाक दिया जाता है। इसे नलिका यंत्र कहते हैं। यानी कि ये नलिका सीधी वालुका में रखनी है क्या, ये थोड़ा सा रहेगा। वालुका गुण सर्वांगा गर्ते मूषा रसान्विताम दीप्तोत्पलय संवृणयात यंत्रम तद्भूधरामभयम्। जमीन के अंदर एक गड्ढा बनाकर उसमें बालू भर दे और उसमें पारद युक्त मूषा को अंदर रखकर चारों तरफ से बालू से ढक दे और उस गड्ढे के ऊपर उपलों के अग्नि जला दे। इसको यंत्र बूधर यंत्र कहते हैं। तो ये ठीक है, ऊपर से अग्नि देना है। लावालो का गुण सर्वांगम गर्ते मूषाम रसान्विताम दीप्तोत्पलैः संवृणयात् यंत्रम तद्भूधरामभयम्। शराव संपुटान्तस्थः करिष्येषु अग्निमानवित् क्वचिच्चुल्या हि यामं वा रसं तत्पुटयंत्रकम्। शराव संपुट के अंतर करिष्येषु अग्निमानवित् क्वचिच्चुल्यां यामं वा रसं तत्पुटयंत्रकम्। तो करिष्य का अग्नि देना है।
परीक्षे हाथी का मल या अश्व का मल ऐसा कुछ है। देखना पड़ेगा। चूल्हे में वो जलाना है और उसके ऊपर ये रखना है, कुटई यंत्र कहते हैं। और 2 याम पचन करना है। षोडशांगुल विस्तीर्णम हस्तमात्रायतम समम धातु सात्व निपातार्थम कोष्ठी यंत्रमिति स्मृतम्। तो हस्तमात्र आयत और षोडशांगुल विस्तीर्ण सम धातु सत्व निपातार्थम। इसको कोष्ठी यंत्र कहते हैं। धातु सत्वोपातन के लिए। यत्र लोहमये पात्रे पार्श्वयोर वलयद्वयं तादृक् स्वल्पतरं पात्रं वलयप्रोतकोष्ठकम् पूर्वपात्रोपरि न्यस्य स्वल्पपात्रे परिक्षिपेत् रसं सम्मूर्छितं स्थूलं पात्रम् आपूर्य कांजिकैः बकरीचा मल करिष्याग्नि। रेफरेंस कहाँ पे है? द्वियामं स्वेदयदेव रसोत्थापन हेतवे एतत् स्यात् बलभियन्त्रम् रसे षाड्गुण्यकारकम् सूक्ष्मकान्तमये पात्रे रसः स्यात् गुणवत्तरः। तो बलभियंत्र लोह के चादर का एक पात्र बनवाकर उसके दोनों तरफ 2-2 छल्ले कड़ी लगवा दे। चादर वलय प्रोक्तकोष्ठकम् प्रोक्तकोष्ठम् पूर्वपात्रोपरिन्यस्य स्वल्पपात्रे परीक्षिपेत्। एक बार बाद में उसी के आकार का कुछ छोटा एक दूसरा लोहे का पात्र बनवाकर उसके किनारे को बड़े पात्र के छल्लों से मजबूती से बांध दे। अर्थात पहले पात्र के ऊपर रखकर उसमें समूर्चित पारद रखे और बड़े पात्र को कांजी से भर दे। मूर्छित पारद का उत्थापन करने के लिए इस यंत्र को चूल्हे पर चढ़ाकर दोपहर तक स्वेदन करें। इससे पारद के षाड्गुण्य आ जाता है, अर्थात पारद षड्गुण संपन्न हो जाता है। इस पात्र को सूक्ष्म कांत लोहों में बनाकर पारद का उत्थापन किया जाए तो पारद अधिक गुण बन जाता है। शब्द कल्पद्रुम। लिंगम प्रकारश्च पू अर्था संदर्भ करिष्ये करिष्य स्थितो वाग्मी शिष्ट गोमय वन्नी छागणा
त्रिकांड शेष, यह शुष्क गोमय वन्य भी बताया गया है ये करिशाग्नि। गौरिया उपलय सजीव में, सजीव के मल से बने अग्नि है, तो आज जो हीट इलेक्ट्रिक से देते हैं फार्मेसी वाले, इन दो प्रकार की अग्नि में किस तरह का अंतर रहेगा? इसमें काफी बहस हुआ है। आखिर फार्मेसी को तैयार इस प्रकार का इलेक्ट्रिक का अग्नि मिलेगा जो कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा, तो वो अच्छा इस प्रकार का लगता है। इसमें अहम मुद्दा है, यहाँ केवल टेम्परेचर का ही सवाल है या फिर जिन द्रव्यों से अग्नि दिया जाता है उसका कुछ परिणाम औषधों में होता है। तो दिखता तो ऐसा ही है, केवल उष्णता का संबंध नहीं है, उसका भी, द्रव्य का भी प्रमाण उसमें प्रभाव होता होगा, क्योंकि ये जो श्वेत के विभिन्न प्रकार है, उसमें प्रस्तर श्वेत एक है। तो वनस्पति सूखी हुई उस पे डाली जाती है और वो जलाकर, वो जब गर्म हो जाता है तो पानी से निर्वापन करके उसके ऊपर सोने के लिए कहते हैं। तो वातग्न वनस्पतियों से वो करे इस प्रकार का बताते हैं। तो वातग्न विशेषण क्यों दिया? कुछ भी जलाएंगे तो गर्म हो जाएगा। वातग्न देना है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन वातग्न बताया है वहां। और कई जगह बदर का अग्नि देना है वगैरह इस प्रकार से स्पेसिफिक बताते हैं। तो संभवतः उसके कुछ गुणकर्मों का उसमें उपयोग होता है और इसीलिए उसी तरीके से करना बेहतर है। अब ये सभी जगह अवेलेबल होगा नहीं होगा और फिर कितनी मात्रा में देना है, परंपरा अगर लुप्त हो गई हो तो ये काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। अभी रसशास्त्र वाली औषधि कंपनियां मैंने देखी नहीं है इस प्रकार से। पुनर्वसु में पारंपरिक रीति से ही करते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस नहीं है। लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिक फर्नेस का प्रयोग होता होगा वहां पे जाकर देखना पड़ेगा। और फिर उसकी जो दवाइयां बनती है उसके गुणकर्मों के बारे में कुछ अलग से दिखता है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। तो यह अभी संशोधन का विषय है। ऐहोरे इस प्रकार का भी ये गैस के चूल्हे पर अग्नि देना, ये भी अभी प्रचलन में है। पहले लकड़ियों का इस प्रकार का प्रयोग होता था और उसमें काफी समय और काफी लकड़ी लगती थी। दातार गुरु जी इसमें अच्छे थे। कम से कम लकड़ियों में ये काम करवा लेते थे। इस प्रकार के कुपिपक्व रसायन जो है वो, मैंने विलास टनल सर के यहाँ एक बार ये देखा था, बहुत सारी लकड़ियां बहुत मात्रा में डाली गई और फिर भी वो नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। और दातार गुरु जी की जो जमीन के अंदर इस प्रकार से करने की संकल्पना है, उसमें काफी अग्नि बच जाता है। तो जो भी चूल्हा बनाना है वो जमीन के अंदर बनाना है, उसमें वेंटिलेशन होना है और फिर लकड़ी कम लगती है। ऐसा है। तो इसमें काफी बहस होना जरूरी है। टाइम ड्युरेशनचा पण खूप फरक पडतो, इलेक्ट्रिक फर्नेस मध्ये कमी वेळात होतो, त्यामुळे पण गुणांमध्ये फरक पडत असेल। घोडके सरांकडे एकदा विचारून बघतो ते कोणती पद्धत वापरतात। रससिंधु रसौषधि पर लिखा होना चाहिए, परंपरागत है या फार्म।
पढ़ने से ये तो मुश्किल है बताना। ये लोग लिखेंगे इसके ऊपर। वैसे अभी की फार्मेसी इंडस्ट्री बहुत ही कुछ अलग-अलग तरीके अपना रही है। उनका एक सुझाव ऐसा था कि जो पर्याय के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको एक बार शासन की मान्यता दी जाए। गूगल नहीं मिलता है तो शालेय गूगल का प्रयोग सभी फार्मेसियां करती है शल्य की, और लिखते भी है अभी दवाइयों के ऊपर। लेकिन उसको मान्यता दे दे। अष्टवर्ग मिलता नहीं है, राज्ञामप्य अष्टवर्गस्तु यतोऽयमति दुर्लभः तस्मात् तस्य प्रतिनिधिं गृह्णीयात् तद्गुणं विशम्। और क्या है इसमें? वरी विदारी अश्वगंधा वारायंश क्रमाक्षिते नेदा जीवक काकोली वृद्धि द्वंद्वेपि चासति वरी विदारी अश्वगंधा वारायंश क्रमाक्षिते। तो अभी च्यवनप्राश में अष्टवर्ग डालना है तो क्या डालना है, ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। तो ये डालते हैं कभी कभी, कभी कभी कुछ भी नहीं डालते हैं। और कभी कभी जो अष्टवर्ग नाम से मिलता है वो भी डाला जाता है, वो क्या है मालूम नहीं है इसके बारे में। तो और एक बीच में एक फार्मेसी उभर आई थी, अभी भी होगी शायद, टोटल एक्सट्रैक्ट करके। उनका कहना था कि किसी भी वनस्पति के बारे में उसका पूरा एक्सट्रैक्ट किसी भी तरीके से निकाल कर हम दे देंगे तो बल्क काफी कम हो जाता है एक्सट्रैक्ट लेने से। और खास करके आसवारिष्ट बनाते समय वनस्पतियों का बल्क बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो इसके जरिए जो आसवारिष्ट मिलता है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है। ये साइबा साइबा इंडस्ट्री, नाम नहीं याद आ रहा था, लेकिन साइबा इंडस्ट्री इस प्रकार की। तो उसके प्रतिनिधि से मेरी बात हुई थी, तो वो बोला कि हम किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट करते हैं ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन टोटल एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा और बल्क काफी कम हो जाएगा। 4-5 किलो द्रव्य से 50 ग्राम इतना कम हो जाएगा इस प्रकार से। और मैंने फिर सुना कि सभी जो आसवारिष्ट है उस प्रकार से बनने लगी, क्योंकि फिर उसमें जितना पानी डालेंगे उतना आसवारिष्ट बन जाएगा इस प्रकार से। तो अभी ये शॉर्टकट्स सभी में लिए जा रहे हैं। और इसमें एक अहम मुद्दा है कि पानी के साथ हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो चाहे रस देके या फिर काढ़ा बनाए, हिम बनाए, खांड बनाए वगैरह वगैरह, या फिर घृत तैल वगैरह इस प्रकार से बनाएंगे तो भी उसमें पानी इस प्रकार का रहेगा। लोहे की दो छोटी बड़ी कढ़ाइयों को लेना है। कड़ा की कांता लोहों की कढ़ाई में अगर किया जाए तो पारद के गुण और बढ़ते हैं, ये तो है। तो मैं क्या बता रहा था, ये टोटल एक्सट्रैक्ट, हाँ, पानी के जरिए अगर होता है। दूसरा एक आशावरिष्ट संकल्पना है, उसमें मद्य का प्रयोग होता रहता है और उसमें गुणधर्म आ जाता है। ये अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट कंसेप्ट एलोपैथी में भी है और होम्योपैथी में भी है। मदर टिंचर जो बनाते हैं अल्कोहलिक इस प्रकार का है होम्योपैथी में। और मद्य की संकल्पना जो है वो काफी प्रचलन पूरे विश्व भर में है। लेकिन केमिकल्स का कुछ प्रयोग करके अगर एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन उनका कहना था हम ये बताएंगे नहीं किस प्रकार से करेंगे, लेकिन आपको पूरा एक्सट्रैक्ट दे देंगे इस प्रकार से। तो इसमें अगर केमिकल्स का प्रयोग होता है तो
निश्चित रूप से ये हानिकारक इस प्रकार का हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा हम पानी या अल्कोहल के बारे में सोच सकते हैं, और वैसे अल्कोहल में करेंगे तो काफी फायदे मिलेंगे, क्योंकि यथा द्रव्य गुणोरिष्टा सर्व मध्य गुणाधिका, अरिष्ट जो है वो यथा द्रव्य गुण इस प्रकार का भी होगा, और मध्य गुणाधिक उसमें मध्य के भी सभी वैवाहिक विकास वगैरह सब गुण आएंगे, तो उस तरीके से ये अच्छा है। तो अभी मुझे लगता है कि फार्मेसी को भेंट करके वहां पे प्रचलन क्या है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। अभी जब घृत के बारे में मुझे पता चला कि एमईएस में हम गए थे, तो बड़ी मात्रा में घृत तैयार होते रहते हैं, और उनका कहना है कि जर्सी गाय का ही घी हमें मिलता है, देसी गाय का घी इतने मात्रा में उपलब्ध होता ही नहीं है, तो उसी घी में बनाते हैं। तो जैसे अभी दूधमा पेशवर ने एक प्रीमियम क्वालिटी निकाली, उसी प्रकार से घृत में प्रीमियम क्वालिटी अगर निकल आती है देसी गाय की घी से तो ज्यादा अच्छा होगा। अब ये मिल नहीं रहा है, केवल ये गव्यामृत फार्मेसी बना रही है इस प्रकार से देसी गाय की घी। तो हमें इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा, और शायद फार्मेसी की विजिट करनी पड़ेगी। मंगेश को कुछ मालूम है तो मंगेश कुछ बताए इसके बारे में। विवेक सामने सुखे भी बोल सकते हैं, उसको इंडस्ट्री में क्या चलता है इसके बारे में अगर पता है तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन। ठीक है, रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांड निगदित शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो निम्नम् वैद्यवर्गो निम्नम्। ओम शांति शांति शांति। सगळीकडे इलेक्ट्रिक फर्नेस वापरतात, पण लाकडाने काष्ठ पडले तरी पाक उत्तम होतो। तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, और किस किस किन किन औषधियों में इस प्रकार के शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। विरम्यते व्याख्यान व्यापार।